नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यपाल सिंह द्वारा रचित कहानी दहेज का सांप। शाम को 5 बजे तक मास्टर स्वरूप नारायण मौजपुर से नहीं लौटे तो गायत्री के हृदय में हल्की सी तसल्ली हुई। सुबह जाते जाते स्वरूप नारायण गायत्री को कहकर ही गए थे कि अगर बात नहीं बनी तब तो शाम के 5 बजे से पहले पहले वे लौट आएंगे और यदि बात कुछ बनती नजर आई तो हो सकता है रात्रि को वहां रुकना भी पड़े। रसोई में काम कर रही बैकुंठी के पास जाकर गायत्री बैठ गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, परेशान होते होते 2 वर्ष तो बीत गए। बस अब इतनी ही परीक्षा बहुत है। अब तो जैसे बन पड़े तैसे ही कृपा कर दो भगवान। माँ, 4 रोटी तो दोपहर की रखी है, अब और कितनी बना लूं? ज्यों ही बैकुंठी ने पूछा तो सहसा गायत्री का ध्यान टूट गया। कुछ सावधान होती हुई बोली, यही कोई 8-10 रोटियों का आटा और गूंथ ले, तेरे बापू तो आज है नहीं। और फिर घर के छोटे मोटे काम में जुट गई। खाना पीना करके बैकुंठी तो रमेश और गिरीश के पास चली गई। रमेश और गिरीश बैकुंठी के ही भाई हैं, लेकिन हैं बैकुंठी से छोटे। दोनों रात को अलग कमरे में पड़ते हैं और बैकुंठी ही उन्हीं के कमरे में सोती है। घर का सारा काम काज निपटाकर गायत्री भी बाजू वाले कमरे में जाकर चारपाई पर पड़ी रही। और दिन तो वह थकान के कारण चारपाई पर पड़ते ही सो जाती है, लेकिन आज सोने के लिए प्रयत्न करने पर भी नींद नहीं आई। उसके मस्तिष्क में विचारों की लड़ियां रह रहकर बिखरने लगी। वह हरलाल को हृदय से धन्यवाद दे रही थी। हरलाल ने ही 2 रोज पहले आकर उसके पति को इस लड़के के संबंध में जानकारी दी थी। वह सोच रही थी कि वह अब शीघ्र ही 2-4 महीने में बैकुंठी के हाथ अवश्य पीले कर देगी। गायत्री लड़की के भाग्य को मन ही मन सराहने लगी। 2 वर्ष की परेशानी के बाद लड़का मिला तो क्या है, बहुत ही अच्छा, पढ़ा लिखा, पक्की हवेली, गाय भैंस, घर पर खेत खलिहान, कई नौकर चाकर, सुख भोगेगी। जो बाप के यहाँ देखने को नहीं मिला ससुराल में तो देख लेगी। सोचते विचारते मंसूबे बांधते ना जाने कब गायत्री को नींद आ गई। पड़ोसिन गंगा ने सुबह तड़के जंगल जाने को आवाज लगाई, तब कहीं जाकर गायत्री उठी और झटपट किवाड़े खोल दी। गंगा को देखते ही गायत्री बोली, बहन रात को कुछ देर से सोई थी, इसलिए बीच में ही बात को काटते हुए गंगा ने कहा, कोई बात नहीं, आज कौन सा बच्चों को स्कूल जाना है। और दोनों बतियाते जंगल चली गई। गायत्री जंगल से लौटी तब तक बैकुंठी सारे घर की झाड़ू बुहारी कर चुकी थी। पानी भी कुएं से भर लाई थी। बकरी को धोकर चाय की डेगची चूल्हे पर चढ़ा दी थी। गिरीश और रमेश दोनों ही चाय की टोह में चूल्हे के पास बैठे बैठे बतिया रहे थे। बैकुंठी ने ज्यों ही माँ को आते देखा, वह लोटा भर पानी ले हाथ साफ कराने चल दी। गायत्री हाथ साफ कर वहां मोरी पर कुल्ला दातुन करने बैठी। तब तक सुबह के 8:30 बज चुके थे। दंतमंजन करती करती गायत्री सोच रही थी कि 8 वाली बस तो अभी आ ही गई होगी। तभी स्वरूप नारायण को हाथ में छाता और थैला लिए घर में प्रवेश करते देखा। स्वरूप नारायण की हृदय प्रफुल्लता को भांपते उसे जरा भी देर नहीं लगी। 2 वर्ष के अरसे में आज पहली बार गायत्री को स्वरूप नारायण के चेहरे पर संतोष की रेखाएं खिंची नजर आई थी। हाथ में थैला और छाता लेकर खूंटी पर टांगते हुए आतुर हृदय से वे पूछी बैठी, क्या बात रही? गायत्री के हृदय की आतुरता को समझते हुए स्वरूप नारायण बड़ी तसल्ली के साथ बोले, गायत्री, सच पूछा जाए तो हम लोग उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, और जैसा हरलाल ने सुना वैसा ही पाया। बड़ी हवेली है, ढोर डांगर है, जमीन, नौकर चाकर, सब कुछ है उनके यहाँ। यह तो सब मालूम है मुझे, आगे की बात तो बताओ, वाणी से अधीरता प्रकट करती हुई गायत्री बोली। यूं तो बात का बनना पहले तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जब हरलाल ने पहल की तो मुश्किल आसानी में बदल गई और फिर उन्हें हाँ करनी ही पड़ी। स्वरूप नारायण ने ऐसे कहा जैसे दिग्विजय कर ली हो। अच्छा, लेन देन के बारे में कुछ बात हुई? गायत्री धीरे से अपनी स्थिति को तौलते हुए बोली। देखो गायत्री, उन्होंने तो कोई बात अपनी तरफ से इस तरह चलाई नहीं, लेकिन बेटी का बाप होने के नाते सब कुछ खोल देना मैंने ही उचित समझा। बात को
वजन देते हुए स्वरूप नारायण बोले, फिर क्या कहा? कुछ कहो भी तो साफ साफ बताओ ना। भाई, जब मैंने बहुत जोर दिया तो उन्होंने यही कहा, मास्टर जी हम तो यह जानते हैं कि कोई भी बेटी वाला अपनी इज्जत गिराना नहीं चाहता। सभी अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर करते हैं। क्या मांग जांच करें आपसे, आप खुद समझदार हैं और फिर आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी बात की कमी थोड़े ही है। कहते कहते स्वरूप नारायण नहाने के लिए कपड़े उतारने लगे और गायत्री खाना बनाने रसोई घर में चली गई। दिन बीतने लगे। स्वरूप नारायण स्थानीय मिडिल स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर हैं। वेतन यही कोई 500 सवा 500 के करीब, कट कटाकर कुल 450 रुपये हाथ में आते हैं। परिवार में कुल 5 प्राणी खाने वाले हैं। रमेश और ग्रीश क्रमशः 10वीं और 13वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बैकुंठी 10 पास करके 2 वर्ष से घर में ही बैठी है। किसी तरह से घर खर्च ही चल पाता है। सभी मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, फिर भी बचत के नाम पर तो जय सिया राम ही है। मास्टर स्वरूप नारायण और गायत्री का एक बोझ तो हल्का हुआ, लेकिन आगे का गुरुतर बोझ पहाड़ की तरह सामने दिखाई देने लगा। दोनों प्राणी इस प्रयत्न के साथ घर खर्च चलाने लगे कि कुछ बचत हो सके। बचत तो होती, लेकिन बहुत मामूली। यूं तो एक जमा पूंजी थी, लेकिन वह भी कितनी, लगभग कोई 1500 रुपये। इससे तो ऊपर का टीम टाम का ही खर्च मुश्किल से चल पाएगा। यही चिंता स्वरूप नारायण को रात दिन खाने लगी। एक दिन शाम को चेहरे पर उदासीनता पोते मास्टर जी जब स्कूल से घर लौटे तो उनके हाथ में से डायरी और किताबें लेते हुए गायत्री पूछी बैठी, क्या बात है, उदास कैसे हो? हेडमास्टर साहब से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, हृदय राम जी का पत्र जरूर आया है। क्या लिखा है पत्र में? शादी वादी के बारे में भी कुछ लिखा है क्या? हाँ, यही कि 26 जून की शादी बन रही है। अब वे अधिक दिन तक शादी टाल नहीं सकते। इस तिथि की शादी मंजूर नहीं तो फिर क्या, रिश्ता छोड़ देंगे? यह भी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? लिख दो जी, शादी हमें मंजूर है। यह भी कोई बात हुई? गुस्से में भर्राई तेज आवाज में गायत्री बोली। और फिर तो दूसरे ही दिन स्वरूप नारायण ने 26 जून की शादी की स्वीकृति का पत्र डाक में छोड़ दिया। 26 जून आने में केवल 1.5 महीना बाकी देख मास्टर जी शादी की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए। गायत्री को भी अब रोजाना काम से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। पड़ोसी ने आकर उसकी मदद कर दी। आखिर सभी से गायत्री के अच्छे संबंध जो ठहरे। कभी मसाले पीसे जा रहे हैं तो कभी गेहूं साफ हो रहे हैं। यही सब कुछ रोजाना होने लगा। मोहल्ले भर में गायत्री तो बाहर स्वरूप नारायण जी भी अपनी व्यवहारिकता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। सभी अध्यापक साथी उनके काम में जी जान से जुट गए। पैसे की व्यवस्था आनन फानन में ही हो गई। मास्टर जी को 3-1 हजार रुपये बाहर से कर्ज लेना पड़ा। इस बीच हरलाल का भी पत्र आया। उसमें उसने निश्चिंतता से काम करने को लिखा था। साथ ही पैसे के लिए भी पूछा था कि आवश्यकता हो तो लिख भेजो। सभी काम लग लिपट कर शादी से पहले ही स्वरूप नारायण और गायत्री ने पूरे कर लिए। आखिर 1.5 महीना भी काम की भागदौड़ में दोनों को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब एक एक दिन करके बीत गया। स्वरूप नारायण के घर की पहली ही शादी थी। ढेर सारे रिश्तेदार, घर बाहर वही शादी की चिल्लपो, रंग बिरंगा शामियाना, उसमें भरा पूरा फर्नीचर, चारों ओर लाइट की जगरमगर। मास्टर जी ने अपनी हैसियत से कहीं अधिक साज सज्जा में पैसा खर्च किया था। बारात जब धर्मशाला में उतरी तो सभी बाराती मास्टर जी की व्यवस्था को मुक्त कंठ से सराहने लगे। सोने बैठने को पूरे 4 कमरों में बिस्तर, हर कमरे में सीलिंग फैन, नहाने धोने का पूरा इंतजाम। हृदय राम जो भी अच्छी व्यवस्था को देखकर घूमते फिरते लोगों से पूछ रहे थे, कहिए साहब कोई कमी तो नहीं? किसी बात की दिक्कत हो तो बोल देना। हाँ हाँ, आखिर हम लोग मौजपुर के पंडित हृदय राम के लड़के की बारात में आए हैं। फिर भला कमी क्यों रहने लगी किसी बात की? कहकर लोग उन्हें और चौड़ा कर रहे थे। हृदय राम ने भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही गाजे बाजे का इंतजाम किया था। चढ़त के लिए कार भी थी। दिन छिपने पर बारात जब गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य बाजार से गुजरी तो हर कोई देखने वाला बैंड की प्रशंसा करते नहीं गाता था। पूरे 25 आदमी थे बैंड में। ऐसा बैंड या तो सेठ मक्खन लाल की लड़की की शादी में लोगों को देखने को मिला था या फिर अब। सड़क के दोनों ओर जनरेटर से जगमगाती ट्यूबलाइटें बारात की शोभा को दुगना कर रही थी। कार पर दूल्हा बना बैठा मणिशंकर भी
बरबस अपनी और सभी का ध्यान खींच रहा था। लड़के को देखकर सभी मास्टर स्वरूप नारायण की पसंद की दाद दे रहे थे। बारात का मजमा ज्यों ही स्वरूप नारायण जी के दरवाजे के सामने लगे शामियाने में पहुंचा तो सभी आवभगत और खातिरदारी में जुट गए। कोई बारातियों को पुष्पमालाएं पहना रहा था तो कोई मिठाइयाँ परोस रहा था। खाने को देखकर हृदय राम की तो कली कली खिल गई। बारात जब खाना खा रही थी, स्वरूप नारायण हृदय राम के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। इससे पूर्व की पंडित हृदय राम बोलते हरलाल ने स्वरूप नारायण की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हरलाल स्वरूप नारायण को किसी भी तरह से नीचे नहीं होने देना चाहते थे। वे 2 वर्ष पूर्व स्वरूप नारायण के साथ एक ही स्कूल में काम कर चुके थे। दूसरी ओर हरलाल हृदय राम के नज़दीकी संबंधी जो ठहरे, तभी तो हृदय राम उनके पहल करने पर स्वरूप नारायण के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके थे। हरलाल ने भी हृदय राम को उस समय हर तरह से शादी अच्छी होने का विश्वास देकर संतुष्ट कर दिया था। इस समय भी हरलाल यही चाह रहे थे कि शादी बिना किसी कहे सुने नुक्ताचीनी के पूरी हो जाए। उनकी नज़र में शादी की समूची व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं तो खराब भी नहीं थी। हृदय राम को बारात की सारी व्यवस्था तो पसंद आई, लेकिन उनके भीतर का धन लौलुप हृदय राम इस सब के अलावा कुछ और झांक लेने के लिए आतुर हो उठा। वे अपनी विस्फुरित आंखों से इधर उधर स्वरूप नारायण के घर की ओर देखने लगे। तभी हरलाल हृदय राम को कुरेदते हुए बोले, क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो? कैसे भी नहीं, सोच रहा था मामला कुछ ढिलम ढिला ही नजर आता है, रूखे से अंदाज में हृदय राम ने कहा। मतलब? बात को आगे बढ़ाते हुए हरलाल ने फिर गहराई तक कुरेदना चाहा। इस बार हृदय राम ने संभलते हुए अपने मन की बात एक ही सांस में उगल दी। जानना चाहता था कि स्वरूप नारायण ने दहेज में देने के लिए क्या क्या जुटाया है। हरलाल सुनते ही सन रह गए। यह अच्छी तरह जानते थे कि स्वरूप नारायण के पास दहेज में देने को क्या रखा था। साधारण अध्यापक, घर का पूरा खर्च, ट्यूशन के कतई खिलाफ और उस पर बच्चों की पढ़ाई, ये सारी बातें हरलाल से छिपी नहीं थी। गंभीर होते हुए हरलाल बोले, तुम्हें क्या करना दहेज का? भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। लड़की ऐसी है कि चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगी। सुनकर हृदय राम कुछ नहीं बोले और बात दब गई। फेरों के लिए लड़का आया तो साथ ही में हृदय राम और हरलाल भी आए। घर में घुसते ही हृदय राम की नज़र बाजू वाले कमरे में रखे सामान पर पड़ ही गई। कुछ भी तो सामान नहीं था, यही कोई 10-20 बर्तन, हल्का सा पलंग, सिलाई की पुरानी मशीन, आदि आदि। देखते ही जैसे तन बदन में आग लग गई। रुपए भी जहाँ हृदय राम को 4000 की आशा थी, कुल 2000 ही मिले थे। अब की बार हृदय राम अपने को काबू में रख नहीं सके, तेजी से भरे आंगन की ओर बढ़े। उस समय मणिशंकर और बैकुंठी को अग्नि के सामने बैठाकर पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मणिशंकर को हाथ पकड़कर उठाते हुए हृदयराम भर्राए तेज स्वर में बोले, उठो मणिशंकर, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। कोई शादी है या मजाक? आखिर आदमी दूसरे की हैसियत का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखता है। दहेज के सांप की फुफकार सुनते ही स्वरूप नारायण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। काटो तो खून नहीं, वजह से भरी महफिल में नंगे कर दिए गए। सारा जश्न मायूसी में बदल गया। उन्हें लगा जैसे कोई रेतीला रेगिस्तान उनकी ओर बढ़ रहा है और कुछ ही क्षणों में वे उसके अंदर धंस जाएंगे। उन्होंने हृदय राम की ओर कातर आंखों से देखा। आंखें जैसे कह रही हूँ, हृदय राम, गरीबी के साथ खिलवाड़ तो मत करवाओ। अगर तुम्हें धन की ही भूख थी तो पहले साफ साफ कहना था। हृदय राम ने स्वरूप नारायण की ओर देखा तक नहीं। वह मणिशंकर को लेकर बाहर हो गए। स्वरूप नारायण ने किसी तरह से साहस बटोरा। उन्होंने गिड़गिड़ाना तो सीखा ही नहीं था। जब देखा कि बात उनकी ताकत से बाहर चली गई है और बनने वाली भी नहीं है, तो पूरे मनोबल के साथ तेजी से द्वार की ओर बढ़ रहे हृदय राम को धिक्कारने लगे। धिक्कार है हृदय राम तुम्हारी अमीरी को। चांदी की चकाचौंध में अंधे तो मत बनो। तुम्हारी भी तो लड़की है, तुम्हें भी तो उसकी शादी करनी है। मेरी इज्जत को सरेआम इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। कहते कहते उनका गला रूंध गया, सिर चकराने लगा और जैसे ही गिरने के हुए हरलाल और गायत्री ने आगे बढ़कर संभाल लिया। हृदय राम पर स्वरूप नारायण की इन सब बातों का भला क्या प्रभाव पड़ने वाला था। वह एक बार गए तो फिर लौटे ही नहीं, जबकि हरलाल ने भी उन्हें काफ़ी समझाया। यह स्वरूप नारायण की ही अवमानना नहीं थी, वरन
हरलाल के गाल पर एक जोरदार तमाचा था। हरलाल तिलमिला उठे। अब स्वरूप नारायण की इज्जत उनकी इज्जत थी। स्वरूप नारायण उन्हीं के कहने पर तो हृदय राम के दरवाजे पर रिश्ता लेकर गए थे। हरलाल गायत्री को धीरज बंधाते हुए बोले, भाभी घबराओ नहीं, वैकुंठी की शादी होगी, अभी होगी और इसी समय होगी। हरलाल के ये शब्द क्या थे? संजीवनी के कण थे। सुनते ही गायत्री गदगद हो गई, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह सब होगा कैसे। सोच रही थी कि हृदय राम तो अब अपने लड़के को वापस लेकर लौटने के नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भय पूछ चुका था। तभी हरलाल बाहर निकले और धर्मशाला की ओर बढ़ गए। आनन फानन में ही अपने छोटे बेटे कैलाश को साथ ले आए। कैलाश बीए में पढ़ता था। कैलाश को पंडित जी के पास अग्नि के सामने बैठाते हुए बोले, पंडित जी बुलाओ बेटी वैकुंठी को और शुरू करो फेरे। वैकुंठी सिमटी हुई अग्नि के सामने कैलाश के पीछे पीछे चल रही थी और पंडित जी वेद मंत्रों के साथ फेरे करा रहे थे। सभी हरलाल की सद्वृत्ति की सराहना करते हुए हृदय राम को रह रहकर कोस रहे थे। स्वरूप नारायण और गायत्री वक्त से हारते हरलाल की ओर कृतज्ञता दृष्टि से निहार रहे थे। स्वरूप नारायण को पहली बार एहसास हो रहा था कि धनी लोगों से रिश्ता जोड़ने पर तो इज्जत पर कभी भी हमला हो सकता है, रिश्ता हो तो बराबरी का। मन की भीतरी परतों में अजीब सी टूटन समेटे गायत्री बेटी की विदाई के लिए सामान इकट्ठा करती और बांधती घर में इधर उधर फिरकनी की तरह फिर रही थी। और घर के बाहर का शामियाना अब उखड़ चुका था, फर्नीचर लद चुका था।